देखिए अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? क्या होते हैं? देखिए जब हमने अकाउंटिंग करना स्टार्ट किया था तो अकाउंटेंट्स के बीच में, जो अकाउंटेंट्स थे उनके बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन और डिस्प्यूट्स थे। किसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन या डिस्प्यूट्स थे कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसे है। जैसे कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है तो कोई भी ट्रांजैक्शन है उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए, तो उसको लेकर अकाउंटेंट्स के बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन और डिस्प्यूट्स होते थे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फ्री सैंपल। फ्री सैंपल समझते हैं कि अपन हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपन ने लॉन्च करा, उसका एज अ फ्री सैंपल अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जनरली आप जो ये आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं, ये हैवमोर हो गया, ये आपका नेचुरल्स हो गया, तो वहां पे अपन जाते हैं, ठीक है ना, तो वो टेस्ट कराता है, एक एक स्पून टेस्ट कराता है, मतलब ऐसा फ्री सैंपल आपको दे रहा है। तो अब अकाउंटेंट कहते थे कि जो फ्री सैंपल एक शॉपकीपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बोले ये एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, इट इज एक्सपेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सेकंड अकाउंटेंट कहता था नो, दिस इज नॉट अ एक्सपेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इट इज अ एक्सपेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, क्योंकि इससे आपकी सेल्स प्रमोट हो रही है, तो इट इज अ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, इट इज अ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। और एक अकाउंटेंट कहता था ना ये एडवर्टाइजमेंट है ना ये सेल्स प्रमोशन है, ये इंडिविजुअली एक खर्चा है फ्री सैंपल का, ये इंडिविजुअली एक खर्चा है। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सपोज करो कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो नेक्स्ट बात है वहां पे कोई एक अकाउंटेंट तो होगा नहीं, वहां पे एक से ज्यादा अकाउंटेंट्स होंगे। तो अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक खर्चे की कोई 3 या 2 तरीके से एंट्रियां थोड़ी होंगी। तो ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन या डिस्प्यूट्स हो जाते थे बिटवीन द अकाउंटेंट, कि कोई कहता था इसकी अकाउंटिंग ऐसे होनी चाहिए, कोई कहता था ऐसे होनी चाहिए। तो ऐसे अकाउंटेंट्स के बीच में ऐसे अकाउंटिंग कंफ्यूजन और डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, यह हमारा जो ICAI है, क्या होता है ये ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, ये समय समय पर क्या करता है, टाइम टू टाइम कुछ गाइडलाइंस इशू करता रहता है। चीज को लेकर, जिस भी चीज को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी चीज को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूजन या डिस्प्यूट है, तो उसके लिए समय समय पर वो क्या करता है, कुछ बेसिक गाइडलाइंस इशू करता रहता है, कुछ रूल्स बनाता रहता है कि बोले इस चीज की अकाउंटिंग इस तरीके से होनी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि आपका जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 आपको बताता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए, हाउ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 आपको ये बताता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करो, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इस तरीके से आप अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करो एंड ऑफ द ईयर में। ये कौन बता रहा है? आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 आपको बता रहा है। तो आज हमारी कंट्री में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटर फर्म है, हर कोई अपने स्टॉक का वैल्यूएशन इसी रूल से करता है, ठीक है ना। तो जिस भी चीज को लेके कोई भी कंफ्यूजन होता है, उस चीज को लेके समय समय पर एक गाइडलाइन इशू कर देते हैं हमारी गवर्नमेंट या ICAI, एक रूल बना देते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस या ये जो रूल्स आपका CA इंस्टीट्यूट बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब तक टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन चुके हैं। जैसे एग्जांपल में बताऊं कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है, वो हमें बताता है कि एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए। तो यानी आज हमारी कंट्री में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। और जैसे आपका CA इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ये किसी चीज को लेके कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देते हैं, या यूं बोलिए रूल्स बना देते हैं, या कोई गाइडलाइन इशू कर देते हैं, तो उसको फॉलो करना फिर हर किसी के लिए मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। अगर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करा लेकिन इस तरीके से नहीं करा जो AS2 में दे रखा है, तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन चुका है
तो फिर आपको उसी को फॉलो करना है। उसके सिवा अगर आपने और कुछ अगर फॉलो करके अकाउंटिंग कर ली तो उस अकाउंटिंग को वैलिड नहीं माना जाएगा। दैट अकाउंटिंग इज नॉट वैलिड। तो एक बार अगर किसी भी चीज के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन चुका है तो फिर उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी रूल्स लिखे हुए हैं, जो भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं, उन रूल्स एंड प्रोविजंस को फॉलो करके आपको उस चीज की अकाउंटिंग करनी है। अगर आप अपने हिसाब से अगर कुछ और करेंगे तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 है, ये आपको बताता है कि डेप्रिसिएशन कैसे, हाउ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एंड फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, इट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 है, वो आपको बताता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, कि आपके जो फिक्स्ड एसेट्स है उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। इट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 है, वो आपको बताता है अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट्स। आपके जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, इन सब चीजों की अकाउंटिंग कैसे करनी है। इट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। तो जिस भी चीज को लेके कंफ्यूजन और डिस्प्यूट अराइज होते गए उनके लिए टाइम टू टाइम आपका जो गवर्नमेंट या आईसीआई है वो गाइडलाइंस इशू करता गया, और इन्हीं गाइडलाइंस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जैसे कोई अकाउंट किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कोई गाइडलाइन बन जाती है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाता है, तो फिर उसको फॉलो करना हर किसी के लिए मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। अगर आपने उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करा, मतलब जैसे इनटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है, इट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। तो जैसा इस एएस में लिखा है, जैसा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है, आपको उसी तरीके से अपने इनटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग करनी है। अगर आपने किसी और तरीके से कर ली तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, वो अकाउंटिंग वैलिड नहीं होगी। दैट अकाउंटिंग इज इनवैलिड, राइट। तो जैसे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना हर किसी के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है, पढ़िए देखिए क्या लिखा है। There are so many concepts, principles and assumptions in accounting. If the work of accounting is not properly controlled, अगर जो अकाउंटिंग का वर्क है अगर प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं होगा तो जो रिजल्ट्स होंगे, जो भी प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी, विल नॉट बी यूजफुल फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपके जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके लिए वो इंफॉर्मेशन कुछ भी यूजफुल नहीं रहेगी। फॉर दिस पर्पस सम स्टैंडर्ड पॉलिसी शुड बी प्रिपेयर्ड। कुछ स्टैंडर्ड पॉलिसीज प्रिपेयर की गई हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये कंसेप्ट्स क्या है, मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना कि टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कितने हैं, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो इन 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है, ये काय के लिए बने हैं, ये क्या क्या चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको बता रखा है कि आप अपनी इनकम को बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जब वो इनकम आपको रिसीव हो जाएगी तब, या फिर वो इनकम ड्यू हो जाए तब रिकॉर्ड करना है। तो वो आपको बता रखा है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बता रखा है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बता रखा है कि आपको अपने एक्सपेंसेस को बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है, जब आप उनको पे करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, या फिर वो एक्सपेंस अगर ड्यू हो जाए तब उसको पे करना है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बता रखा है कि आप अपने इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट कैसे करेंगे। कोई भी अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो कुछ में वो दे रखा है। ठीक है ना। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बता रखा है, अकाउंटिंग में सबसे लास्ट काम अपन करते हैं बैलेंस शीट बनाने का। सबसे लास्ट जो वर्क होता है अकाउंटिंग में वो क्या होता है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के नीचे क्या होता है कि आपके बिजनेस में जो ड्यूरिंग द ईयर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन है उनका नीचे आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ड्यूरिंग द ईयर ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन हैं
ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन है जिसका बैलेंस शीट के नीचे आपको डिस्क्लोजर देना है, तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको ये बता रखा है, ठीक है ना। तो ठीक है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बता रखा है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, याद करिए मैंने बताया था व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कि एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अपन ने लास्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर to ascertain the profit and loss of the business, some statements are prepared which is known as financial statement, and financial statement includes three things. First is trading account, second is profit and loss account, balance sheet, profit and loss account, and third one is balance sheet. तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको यह बता रखा है कि आपके जो इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस होंगे उनमें से कौन सी इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन को ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है, कौन सी इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है, और कौन सी इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन को आपको बैलेंस शीट में शो करना है। तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में केवल ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड आपके ये 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट और व्हाट इज पीएनएल और व्हाट इज बैलेंस शीट, ये सब हम टर्म 1 के बाद पढ़ेंगे। अभी केवल आपको टर्म 1 तक ये याद रखना है कि एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड क्या होता है, दैट इज ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं ये अपन टर्म 1 के बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। पढ़ी क्या लिखा है कंसेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है विच आर क्रिएटेड बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग के एक्सपर्ट्स है वो क्रिएट करते हैं, या फिर गवर्नमेंट या अदर बॉडीज क्रिएट करती हैं। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन सब चीज से रिलेटेड होते हैं, इन सब चीजों से रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस एंड अदर इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। जो मैंने बताया कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में केवल ये लिख रखा है कि हमें अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस को, जो हमारी इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं उनको बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है, तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये गिवन है। मेजरमेंट ऑफ सच इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, ये जो इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन है उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है, मतलब उनका वैल्यूएशन कैसे करना है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बता रखा है। प्रेजेंटेशन ऑफ दीज इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन का प्रेजेंटेशन कैसे देना है, यानी कोई भी इवेंट है या ट्रांजैक्शन है उसमें से कौन सी ट्रेडिंग अकाउंट में शो करनी है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करनी है, और कौन सी बैलेंस शीट में शो करनी है। तो कुछ में ये बता रखा है। एंड डिस्क्लोज द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन स्पेशल ट्रांजैक्शन, और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन होती हैं जिनको मैंने बताया बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज किया जाता है। तो ऐसी कौन सी वो स्पेशल ट्रांजैक्शन है जिसको एज अ फुटनोट और नोट्स टू अकाउंट्स अपन शो करते हैं बिलो द बैलेंस शीट। तो ये जो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन सब चीजों से रिलेटेड आपके ये 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो रखे, बना रखे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इंक्लूड होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अब है ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है, ये एएस बनाने का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर यूज्ड टू एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपन यूज करते हैं टू एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी, मतलब कि अब मैंने बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना हर किसी के लिए मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। यानी आज हमारी कंट्री में हर कोई अपने स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे कर रहा है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 के अकॉर्डिंग कर रहा है। यानी आज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आने के बाद आप किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बहुत इजीली उनको आपस में क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि सबने एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अकाउंटिंग करी है। तो इससे आपकी जो आप बुक्स और अकाउंट्स बनाते हैं उसकी रिलायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर यूज्ड टू प्रोवाइड द अकाउंटिंग पॉलिसीज, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज
वैल्यूएशन रूल, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड रिकग्निशन मेथड। तो ये ऑब्जेक्टिव है किसके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बनाने के। नाउ एडवांटेजेस, क्या एडवांटेज मिला ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने से? जितने भी कंफ्यूजन और डिस्प्यूट्स है वो सब खत्म हो गए। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, साफ साफ पता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा एज पर AS2, जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में लिखा है उस तरीके से हम अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, सब खत्म हो गया कि कैसे किया जाए वैल्यूएशन स्टॉक का। तो जिस भी चीज को लेके कंफ्यूजन डिस्प्यूट थे वो सब खत्म हो गए इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आने के बाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोज दोज इंफॉर्मेशन व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्क्लोज हो जाती है, चाहे वो किसी लॉ ने कहा नहीं कहा, वो हम सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में डिस्क्लोज कर देते हैं आफ्टर इंट्रोड्यूस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द बिजनेस फर्म and company in the country or outside the country may be compared by the use of accounting standard। I mean accounting standard के आने से हमारी कंट्री में जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं, कंट्री के बाहर जितनी भी ब्रांचेस हैं, आप उन सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि सबने एक जैसे तरीके से क्या करी है, अकाउंटिंग करी है। तो ये तो इसके एडवांटेज है किसके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। लिमिटेशन क्या, व्हाट इज लिमिटेशन? पहला इट इज डिफिकल्ट टू सेलेक्ट एनी मेथड इन सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 है, वो क्या बताता है कि डेप्रिसिएशन की कैसे अकाउंटिंग करनी है। तो उसमें डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के 8 मेथड्स बता दिए। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि इन 8 मेथड में से मैं कौन सा मेथड यूज करूं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। तो कई बार कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिनमें एक से ज्यादा मेथड बता दिए वैल्यूएशन करने के, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करें। फिर है बाय द यूज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इज लॉस्ट एंड रिजिडिटी इज फॉलोड। मतलब जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, आपको कोई, आपके दिमाग में कोई, आपके माइंड में कोई नया मेथड आया कि इस तरीके से अपन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि जो AS2 में लिखा है ये मेथड उससे बेटर है, और आपने 2-4 लोगों से पूछा, सबने कहा ये उससे बेटर है, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रूल बन गया कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इसी से होगा एज पर AS2। तो यानी एक फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी, मतलब आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, एक रिजिडिटी फॉलो होगी कि जैसा AS2 में लिखा है वैसा ही करना है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, चाहे आपका मेथड कितना ही अच्छा हो अकाउंटिंग का। और लास्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द गवर्नमेंट रूल्स, कि गवर्नमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपके गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उससे ऊपर नहीं है। यानी अगर किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और कह रहा है और आपका लॉ कुछ और कह रहा है, तो किसको प्रिविलेज दी जाएगी, लॉ को प्रिविलेज दी जाएगी, ना कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया, लेकिन किसी चीज को लेकर फिर लॉ अगर चेंज हो रहा है तो फिर आपको अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे लॉ से ऊपर नहीं है। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लॉ में अगर कुछ डिफरेंस, कोई चीज अगर अलग अलग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो जो लॉ में लिखा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर लॉ में कुछ चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, गवर्नमेंट के जो रूल्स है या ये बोलिए लॉ है, उनसे ऊपर नहीं है, ठीक है ना। तो ये है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।